वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था एल्केन की रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कशन किया था हेलोजिनेशन अभिक्रिया, हेलोजनीकरण। और ये मैंने आपको कहा है कि एल्केन जो होता है वह इनर्ट है, सामान्यतः वो सक्रिय नहीं है अभिक्रिया के प्रति, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है। इसलिए अभिक्रिया जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है वो नहीं होती है। और जो अभिक्रिया होती है उसमें मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि से होती है अभिक्रिया। तो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी। एक हेलोजिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, चेन रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के आधार पर। अब कुछ और अभिक्रिया भी है जो कि एल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें एक है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। तो ये जनरल नाम है नाइट्रेशन। जहाँ कहीं NO2 ग्रुप जुड़ता है वो अभिक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण, NO2। तो यहाँ पर जैसे एल्केन है तो एल्केन में हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, तो उसको नाइट्रीकरण कहेंगे। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन सिंपल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एल्केन है और ये कंसंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। टेम्परेचर यहाँ कम से कम 400 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर पे अभिक्रिया होती है और ये नाइट्रो एल्केन बनती है। नाइट्रो एल्केन बनती है, ये नाइट्रीकरण कहलाता है। अब आजकल क्या है, ये भी वैसे मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा ही संभव है अभिक्रिया। वेपर फेज में आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। नई टेक्निक के अंदर वाष्प की अवस्था के अंदर भी हम नाइट्रिक एसिड भी लेते हैं, तो ये अभिक्रिया संभव है और ये नाइट्रो एल्केन इस प्रकार से। सामान्यतः यहाँ क्या होता है कि जब नाइट्रीकरण होता है उच्चतर एल्केन होगा तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोपेन का यदि नाइट्रीकरण होता है तो ये संभावना है कि नाइट्रो प्रोपेन प्लस 2 नाइट्रो प्रोपेन प्लस नाइट्रोएथेन प्लस नाइट्रोमेथेन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। तो ये अभिक्रिया नाइट्रो एल्केन कहलाती है। इसी तरीके से सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, जब एल्केन, कि इसका सामान्य सूत्र है एल्केन का, और इसकी अभिक्रिया क्या, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कोलियम और टेम्परेचर 400 डिग्री, हाई टेम्परेचर पे होती है अभिक्रिया। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। निम्न एल्केन ये अभिक्रिया नहीं बताते हैं, हायर एल्केन जो है इसमें ये अभिक्रिया हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर तृतीयक हाइड्रोजन है वहाँ पर भी ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, तृतीयक ब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन, क्या नाम है, टर्शरी ब्यूटेन, और यहाँ पर ये अभिक्रिया संभव आसानी से हो जाती है। और ये कंपाउंड बनता है 2 मिथाइल 2 प्रोपेन सल्फ्यूरिक सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक। तो हायर एल्केन्स हैं जैसे C6H14 है,
और जहाँ पर तृतीयक हाइड्रोजन उपस्थित है वहाँ रिप्लेसमेंट आसानी से होकर सल्फोनिक अम्ल बनते हैं और उसका सल्फोनेशन हो जाता है। बट यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसा होना चाहिए, फ्यूमिक होना चाहिए, सधूप होना चाहिए और ओलियम की उपस्थिति में अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। क्लोरोसल्फोनीकरण, क्लोरोसल्फोनीकरण किस प्रकार से यह अभिक्रिया हो सकती है। एल्केन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया होगी, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा यदि हो तो फिर ये एल्केन सल्फोनिक क्लोराइड बनता है, इसको क्लोरोसल्फोनेशन सल्फोनिक अम्ल से अभिक्रिया होगी, सल्फोनिक क्लोरोसल्फोनिक एसिड से अभिक्रिया होती है एल्केन की और हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट है SO2 से, ये कह रहा है आपके एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक क्लोराइड। क्लोरोसल्फोनेशन कहलाता है। इसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। समाविवीकरण, समाविवीकरण का मतलब क्या होता है कि एक समाविवी जो है दूसरे समाविवी के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी तरीके से, तो उस अभिक्रिया का नाम है आइसोमराइजेशन। एल्केन के अंदर आइसोमराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल इसको यदि हम गर्म करते हैं, मान लीजिए ब्यूटेन की हम गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और HBr इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। यहाँ पर ये आइसोब्यूटेन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से लो एल्केन में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, लेकिन ये हायर एल्केन्स जो होती हैं उनमें ये पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नॉर्मल हेप्टेन, और इसको एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और HBr की उपस्थिति में क्या रहेगा, तो यहाँ पर इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। ये 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये अभिक्रिया आइसोमराइजेशन की जाती है, इसको कहते हैं गैसोलीन बनाने में काम आती है। हायर एल्केन्स को छोटी एल्केन में इसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करने की प्रक्रिया यूज में लेते हैं समान रूप से। पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस को बोलते हैं ताप अपघटन। ताप अपघटन का मतलब ये होता है कि हम किसी कंपाउंड को बहुत ज़्यादा ताप दें, बहुत ज़्यादा ऊष्मा दें और वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ताप अपघटन। तो एल्केन जो होती है, हायर एल्केन्स स्पेशली जो कम संख्या वाले कार्बन की जो एल्केन होती है वो तो कार्बन हाइड्रोजन में बदल जाती है ताप अपघटन से,
लेकिन जो उच्चतर एल्केन है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है छोटे एल्केन के अंदर, कम कार्बन नंबर की एल्केन में उनका अपघटन हो जाता है, एल्कीन में उनका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रैकिंग जो होती है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटता है। तो जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसके लिए ये ऑक्साइड होते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पैलेडियम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्रैक करने में उपयोग में लिए जाते हैं मेटल कैटलिस्ट। एंड फॉर द क्रैकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरली द सिलिका एंड जिंक ऑक्साइड, पैलेडियम लाइक दैट कैटलिस्ट आर यूज्ड, तो वो यूज़ किए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये जब पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें क्रैकिंग प्रोसेस से ही उसमें पेट्रोलियम निकलता है हैवी ऑयल से, जो जमीन के अंदर जो से निकलते हैं ना भारी तेल, तो उसमें जो पेट्रोलियम है वो क्रैकिंग ऑफ द हायर एल्केन्स इनटू द लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स, इट वाज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हियर it is deca octet, और यदि इसको टेम्परेचर हम देंगे तो ये ऐसे नॉनेन और नॉनिन एल्केन और एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडेशन, एल्केन का ऑक्सीकरण यदि किया जाता है, यदि वायु की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हो जाता है और ऊष्मा निकलती है इसमें। ये जनरल रिएक्शन इस प्रकार से होती है, कोई एल्केन है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ हीट इसमें निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और ये ऊष्मा जो है अन्य कार्यों में काम आती है। ये कंबस्टर इंजन में इसमें ईंधन के रूप में ये ऊष्मा काम में ली जा सकती है। तो ये विक्रिया वहाँ जब कंबस्टर इंजन को है चलाना होता है वहाँ पे ऊष्मा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, एल्केन का ऑक्सीडेशन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे एथेन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो एथेन का ऑक्सीकरण होने से क्या हुआ है, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 736 किलो कैलोरी पर मोल कितनी ऊष्मा निकलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे सामान्यतः जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनसे एल्केन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके ऑक्सीकरण में हम देखते हैं यदि रीजनेबल इसका जो ऑक्सीडेशन है उसमें ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखें यदि प्रत्येक हाइड्रोजन है तो KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होने पर ये एल्कोहल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन इस अभिक्रिया का नाम है। तो ये कुछ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एल्केन की अपन आज पढ़ी हैं। और चूँकि पहले ही आपको पता है कि एल्केन की ज़्यादा अभिक्रियाएँ नहीं हैं, अधिकतर अभिक्रिया है मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा होती है, लेकिन फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैंने यहाँ आपके सामने डिस्कस करी है। अब ये नेक्स्ट जो है आपके सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का मतलब जैसे अपन ने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हेलोजन की अधिकता यदि है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हेलोजन यदि है,
तो इसमें मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स बनते हैं। अब इसमें कौन सा हेलो एल्केन ज़्यादा बनेगा, कौन सा हेलो एल्केन कम बनेगा, ये सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है और उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। उसकी रिएक्टिविटी, जैसे हेलोजिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तृतीयक हाइड्रोजन। तृतीयक हाइड्रोजन है तो वो इजीली रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। इसके अलावा ये बात भी हमको ध्यान है कि इसकी हीट ऑफ एनर्जी, ये हीट ऑफ रिएक्शन, ये इसकी जो रिएक्शन की जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो ऊष्मा कितनी आवश्यक होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आएगी, और उस एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर उस अभिक्रिया की दर निर्धारित की जाती है। तो हीट ऑफ एक्टिवेशन से हर कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं आपके, जो अभिकारक जिनको हम कहते हैं, वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ भी ये सेलेक्टिविटी की बात आती है कि ओनली दोज मॉलिक्यूल्स दे हैव गेन द मिनिमम अमाउंट for reaction which is known as the heat of reaction, or we can say activation energy. एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो होंगे वही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो होंगे उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है कहीं न कहीं किसी माध्यम से, या तो कॉलिजन के माध्यम से मिल जाती है या किसी अन्य मीन से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वही जो एनर्जी बैरियर एक होता है, जो ऊष्मा का एक अवरोधक है, बाधक है, उसको जो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, उस बैरियर को पार कर जाते हैं, केवल वही क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अदरवाइज क्या होंगे, वही रहेंगे, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो अगर पूरे रिएक्टेंट भाग लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तब तो क्या हम कहेंगे 100% हीट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। 100% जो है हमें प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसके बारे में हमको ज़्यादा ध्यान, अच्छा इस टाइप से दो टाइप की मैंने रिएक्शन आपको बताई। एक तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है, एक्सोथर्मिक, एक होती है आपके एंडोथर्मिक। तो अगर हीट ऑफ एक्टिवेशन जो है वो बैरियर यदि कम है तो एक्सोथर्मिक कहलाएगी, अदरवाइज क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। तो ये सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जो एल्केन का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम डिटेल में कल देखेंगे। आज इतना ही, और इसकी PDF में आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको देख लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।